जय हिंद। उत्तर प्रदेश आरओ के लिए विषयवार प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम संविधान के अंतर्गत ब्रिटिश ताज के अंतर्गत जो शासन और एक्ट बनाए गए थे, जैसे कि 1919 का एक्ट हुआ, 1909 का एक्ट हुआ, 1961 का एक्ट हुआ, फिर 1935 का जो एक्ट बनाए गए थे, यह भारत में रह कर ही लेकिन ब्रिटिश जो ताज था उसके देख रेख में ये सब नियम वगैरह बनाए गए थे। और यह नियम भी भारत में बहुत ज़्यादा इनका प्रभाव रहा है। और जो 1935 का अधिनियम था, एक्ट था, वह हमारे संविधान में के निर्माण के लिए उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो इस सब को जानने के लिए हम इस वीडियो को लाए हैं और बहुत सारे प्रश्नों का यहाँ पे संकलन भी किया है। तो आइए चलते हैं और मैं हूँ कमलेश और पहले प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। तो बहुत ही सुंदर और लचीले मस्त प्रश्न है और इन प्रश्नों से आप जो है अपने आप को एकदम सराबोर करिए और समझिए कि हम ऐसे प्रश्न को जो है आते ही एकदम क्या करेंगे, टकाटक मारेंगे, ऐसा कि फिर एग्ज़ाम जो है क्या हो, एकदम आपका उसमें सिलेक्शन तो हो ही जाए। ठीक है, तो ऐसे सुंदर प्रश्नों में आप इसमें नहाइए और ऐसे प्रश्न का जो है आनंद लेकर के उत्तर भी दीजिए। चलिए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं और यहाँ पे इसका आंसर जानने का मैं प्रयास करूँगा आपसे, आप ज़रूर बताइएगा। प्रश्न है कि निम्न में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना करी गई थी? किसकी? तो संघीय न्यायालय की स्थापना यहाँ पे की गई थी किस जो है अधिनियम के द्वारा, यह आपको यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए 1861 का अधिनियम। देखिए 1861 के अधिनियम में सीआरपीसी हो गया और आईपीसी की जो धाराएं हैं इनको जो है यहाँ पे शामिल किया गया था। ठीक है, इन चीज़ों को यहाँ पे शामिल किया गया था और साथ में जो है यहाँ पे 3 न्यायालय की स्थापना की गई थी। 3 न्यायालय की स्थापना की गई थी। कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में 3 हाई कोर्ट की स्थापना इसी अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। फिर और इसी अधिनियम के अंतर्गत यह भी हुआ था कि जिसके जो भी रजवाड़े हैं उनको जो ब्रिटिश सरकार है अपने सरकार में या क्षेत्र में शामिल नहीं करेगी, उनकी स्वायत्तता जो है उसे बरकरार रखी जाएगी। इसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1919 में इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं या मार्ले मिंटो अधिनियम कहते हैं। इसमें जो मार्ले था वह भारत सचिव था, भारत सचिव मार्ले था और मिंटो जो है भारत का वाइस राय था। ठीक है, वाइस राय था। अब इसमें क्या था, एक नया जो जुड़ा गया कि इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन को बढ़ावा दिया गया और उसे लागू भी कर दिया गया। मतलब कि मुस्लिमों के लिए एक बिल्कुल अलग तरीके से उनका निर्वाचन करने का प्रावधान किया गया। मतलब कि जो मुस्लिम हैं वो मुस्लिम कैंडिडेट का चुनाव करेंगे और हिंदू जो है हिंदू का चुनाव करेंगे। ठीक है, ऐसा यहाँ पे बिल्कुल सिस्टम को एकदम अलग अलग कर दिया गया। इसे कहते हैं सांप्रदायिकता के विभाजन का प्रावधान इसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए 1919 अधिनियम में जो 1909 वाला अधिनियम था इसको और आगे बढ़ाया गया और विस्तार किया गया। मतलब कि अब जो सिखों थे, सिख, ईसाई और इन लोगों के लिए भी जिसे सांप्रदायिकता विभाजन के आधार पर इनका भी अलग तरीके से निर्वाचन शुरू कर दिया गया। मतलब कि जो ईसाई हैं वो अपने ही बीच के ईसाई किसी कैंडिडेट का चुनाव खुद करेंगे, वैसे ही जो ईसाई थे वो भी अपना करेंगे, सिख भी अपने लोगों का चुनाव खुद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1919 अधिनियम में यह था, इसमें भारत सचिव की स्थापना की गई, यह सब वगैरह इसमें शामिल है। ठीक है, तो यह सब यहाँ पे है, लेकिन आपको बताना है कि इसमें कौन यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर सही है यह बताने हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होने वाला है। ऑप्शन डी इसमें क्या है, सही आंसर है, इसमें कोई नहीं। तो संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो 1935 अधिनियम के द्वारा यहाँ पे
संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और इसे 1935 में मतलब कि लागू भी कर दिया गया। ठीक है, इसमें 1935 को इसे लागू भी यहाँ पे कर दिया जाता है। ठीक है ना। और इसके जो CJI थे वो कौन थे? CJI मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो ब्रिटिश समय के थे, वह मॉरिस ग्वेयर थे। कौन थे? तो मॉरिस ग्वेयर, यह जो है CJI थे जब 1935 अधिनियम से एक सुप्रीम कोर्ट बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं और पहले प्रश्न के बाद दूसरे प्रश्न की ओर यहाँ पे देखते हैं। प्रश्न में दे रखा है कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? कौन सा? तो द्वैध शासन किसमें? तो केंद्र में। भाई साहब, केंद्र में द्वैध शासन कब हुआ था? देखिए 1919 यानी 1909 का अधिनियम आप जानते ही हैं, मार्ले मिंटो सुधार। भारत सरकार अधिनियम 1919 में बता दें कि जो प्रांत थे, जो प्रांत वगैरह थे, इनके पास जो है क्या हुआ था कि इनको द्वैध शासन के अंतर्गत लाया गया था। प्रांतों को द्वैध शासन में लाया गया था। द्वैध मतलब कि इसमें दो लोगों का शासन यहाँ पे शामिल किया गया था। तो इसमें दो चीज़ें थी, एक स्वायत्तता विषय था और एक हस्तांतरित विषय थे। जो दो हस्तांतरित विषय थे वो तो गवर्नर के पास हुआ करते थे या वायसराय के पास हुआ करते थे, और जो छोटे मोटे काम थे वह जो है जो यहाँ पे चुने जाते थे उनके लिए आरक्षित होते थे। ठीक है, तो एक आरक्षित था और एक हस्तांतरित था। दो यहाँ पे लोगों का शासन यहाँ पे शामिल किया गया था। अब 1935 का अधिनियम में अब जो केंद्र था ना, केंद्र में क्या हुआ था कि द्वैध शासन लाया गया। केंद्र में द्वैध लाया गया और प्रांत का जो था ना, प्रांत का द्वैध शासन था, उसको यहाँ पे ख़त्म करके पूरी तरह से स्वायत्तता दे दी जाती है प्रांतों को। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा यह चीज़। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में ही ये चीज़ दे रखा है कि भारत शासन अधिनियम जो है या केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना अधिनियम 1935 के द्वारा किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम में कौन सी विशेषता यहाँ पे है? कौन कौन सी विशेषता यहाँ पे शामिल है? तो देखिए यहाँ पे प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, बिल्कुल 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था कर दी जाती है। दूसरा है कि मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था नहीं, ये जो है 1909 में यह लाया गया था। मुसलमानों के लिए जो है निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था या सांप्रदायिक निर्वाचन लाया गया था। और केंद्र में या केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायी शक्ति का हस्तांतरण, तो 1919 में केंद्र में भी ये चीज़ ला दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे तो जो ऑप्शन है यहाँ पे सी, ये यहाँ पे सही ऑप्शन के साथ चला जाता है और यह ऑप्शन जो है सही है कि ठीक है। तो यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मलाई मार के और एकदम समझिए कि मस्त वाला क्वेश्चन है। और यहाँ पे क्वेश्चन देखिए पढ़ते हैं। भारतीय संविधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। पहली बार द्विसदन भारतीय विधान पालिका को बनाई गई थी पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत? तो हम बता दें कि देखिए विधान पालिका की बात की गई है। ठीक है, प्रांतीय वाला बात होता है तो अलग होता है। यहाँ पे देखिए बताते हैं कि 1935 अधिनियम के द्वारा यहाँ पे ये चीज़ लाया गया था। ठीक है, तो 1935 अधिनियम के द्वारा दो चीज़ें बनाई गई थी या दो सदन हुआ करते थे। उस समय कितने सदन थे? तो दो सदन से पहले थे कि एक विधान पालिका थी, विधान पालिका, ठीक है, विधान पालिका थी और एक राज्यसभा थी। एक था इसमें एक राज्यसभा था, एक विधान पालिका थी। तो विधान पालिका में जो है
कुछ सदस्य थे और राज्यसभा में भी कुछ सदस्य थे। तो पहली बार केंद्र में द्विसदन बनाई गई थी कब? तो 1935 अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो चलिए आगे बनाते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, इसमें देखिए थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, इसको हम सुधार करते हैं यहाँ पे। तो देखिए 1919 सरकार अधिनियम के द्वारा यहाँ पे केंद्र में द्विसदन जो व्यवस्था थी उसकी स्थापना यहाँ पे की जाती है। किस? तो केंद्र में जो है द्विसदन की व्यवस्था 1919 के अधिनियम के द्वारा की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी समय प्रांतों में जो है, इसी समय जो प्रांत थे उनको दी जाती है थोड़ी सी स्वतंत्रता, यानी प्रांतीय स्वायत्तता दी जानी शुरू कर दी जाती है ना। लेकिन इसमें दो विषय बनाए जाते हैं, एक हस्तांतरित और एक जो है स्वायत्त वाले थे, जो कि निर्वाचक मंडल जो थे उनके लिए यह अधिकार दिए गए थे। अगला प्रश्न यहाँ पे है, प्रश्न यहाँ पे देखते हैं कि भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में कौन से कथन यहाँ पे सही है? भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में यानी ICS, आपको बताना है कि फर्स्ट ICS कौन थे, पहले ICS कौन थे? ICS मतलब कि जो अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं उनमें जो है पहला व्यक्ति कौन था? चलिए इसमें हम देखते हैं कथन को कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। बिल्कुल सही बात है। 1919 में या इसके पहले लंदन में केवल परीक्षा हुआ करती थी ICS की, यानी भारतीय सिविल सेवा के लिए। लेकिन 1919 में अब भारत में और लंदन में एक साथ परीक्षा आयोजित करने के लिए 1919 में एक अधिनियम लाया गया। तो पहली बार तो इलाहाबाद में परीक्षा शुरुआत की गई, फिर उसके बाद दिल्ली में भी सेंटर बना करके वहाँ भी परीक्षा कराई जाने लगी। इसलिए यह बिल्कुल सही है। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। बता दें कि शुरू में तो भारतीयों का प्रतिशत कम था, लेकिन 1931 के बाद से ही भारतीयों का जो परसेंटेज था भारतीय सिविल सेवा में अब बढ़ने लगा और 1941 में बहुत ज़्यादा, मतलब कई गुना यूरोपियों से भारतीय थे सिविल सेवा में नियुक्त हो चुके थे। इसलिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही आंसर के साथ चले जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि भारतीय शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया? तो अंतिम निर्वाचन कब किया गया? ठीक है, तो देखिए अंतिम तो बता दें कि 1945 में यह लास्ट था और उसके बाद कोई भी निर्वाचन नहीं हुआ 1919 के अंतर्गत। उसके बाद जो है 1900 भारत का जब संविधान तैयार हो गया तो उसके अंतर्गत जो है सारे के सारे निर्वाचन होने लगे थे। तो 1919 के अंतर्गत जो है 1945 का तो हुआ था, साथ में 1926 का भी चुनाव इसी मतलब कि नियम के अंतर्गत हो पाया था। अगला प्रश्न यहाँ पे, राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किस अधिनियम से पारित है? तो देखिए यहाँ पे बता दें कि राष्ट्रपति की बात करी जा रही है, लेकिन अगर बात करें कि गवर्नर था, गवर्नर के अध्यादेश जारी करने की शक्ति उसे कब मिली? अध्यादेश की शक्ति कब मिली? तो यह शक्ति जो है 1861 के अंतर्गत दी गई थी कि अब जो है बिना किसी की सहायता के ही या बिना किसी से सलाह लिए ही गवर्नर अपना एक अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, तो यह 1961 के अंतर्गत था। और राष्ट्रपति का जो हमारे संविधान के द्वारा अध्यादेश प्राप्त करने का अधिकार है वह अधिनियम 1935 के अंतर्गत है।
और अध्यादेश किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो 123 अंतर्गत जो है क्या है, अध्यादेश दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय या किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत जो है यह किससे अधिनियमित किया गया, प्रवृत्त किया गया? तो यह है 1935 अधिनियम के अंतर्गत। देखें, यानी कि अब क्या है कि संविधान को बना करके अब क्या है, जो ब्रिटेन थी यानी ब्रिटिश लोग थे, अंग्रेज, वह हमारे ऊपर निरंकुश के तरीके से हमारे ऊपर शासन करने लगे थे। मतलब कि संविधान बना करके पहले तो बिना संविधान का अपने स्तर से हमें प्रताड़ित करते थे, लेकिन 1935 अधिनियम के बाद हमारे ऊपर निरंकुश शासन करते हुए और संविधान होने के साथ साथ हमारा शोषण करते रहे। ठीक है, तो यह अधिनियम यहाँ पे है, बाकी सब लोग जानते ही हैं और समझ चुके हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन इनमें से किस योजना पर आधारित है? शक्तियों का जो विभाजन है इसमें किस योजना पर आधारित है, यह आपको बताने हैं। ठीक है, तो यह 1935 का अधिनियम ही है। ठीक है, 1935 का अधिनियम ही है जो कि क्या करता है कि यहाँ पे 3 चीज़ों में बांट दी गई। जो अनुसूची 7 है ना, अनुसूची बोलेंगे क्या, भाग क्या बोलते हैं, भाग तो नहीं बोलते हैं, अनुच्छेद बोलते हैं, अनुसूची बोलेंगे। ठीक है, तो अनुसूची क्या है, 7 में दिया गया है कि जितने भी विषय हैं उनको 3 भागों में बांटा गया। पहला जो है यह क्या है कि राज्य सूची है, और एक वो केंद्र सूची है, और एक जो है दोनों के बीच का सूची है जो कि केंद्र राज्य सूची बोल सकते हैं उसे। ठीक है, तो यह तीनों सूची जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत बनाए गए थे। ठीक है, इसे हम ध्यान रखेंगे। अब 1935 का मुख्य विशेषताओं में से यहाँ पे कौन नहीं था यह बताने हैं। तो देखिए, इसमें बताया गया है कि इस अधिनियम के में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था और अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे। ठीक है, देखिए तो यह बिल्कुल नहीं रहेगा। जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वह किसके पास रहेंगे, तो वह गवर्नर जनरल के ही पास थी इस समय भी 1935 अधिनियम के साथ ही। बाकी अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान तो था, यह प्रांतीय स्वायत्तता का सूत्रपात का संदेह था। मतलब कि 1935 में प्रांतों को एकदम पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया गया, उनके सारे अधिकार जो विषय हैं दे दिए गए, और प्रांतीय स्तर पर जो द्वैध शासन प्रणाली था उसको समाप्त कर दिया गया, लेकिन अब उसे केंद्र में लागू कर दिया गया। ठीक है, तो यह 1935 अधिनियम के साथ था। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न के लिए बढ़ते हैं यहाँ पे, और प्रश्न यहाँ पे दे रखा है कि इस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की, तो कौन सा? तो 1935 का अधिनियम जो है संघीय शासन की व्यवस्था यहाँ पे करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है, यह बताना है। तो देश के लिए लिखित संविधान, तो देखिए यह नहीं है ना, क्योंकि भारत में 1935 के अधिनियम के द्वारा हमें लिखित संविधान की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई थी, कोई भी चर्चा नहीं की गई थी। लेकिन इसमें विधानसभा के लिए निर्वाचित और जवाबदेह प्रतिनिधि थे, एक संघ के लिए एक योजना विचार था, और विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित या नॉमिनेट किया जाना इसमें शामिल था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए, और यह लास्ट प्रश्न है। और देखिए, इस प्रश्न का आंसर आप ज़रूर दीजिएगा, नहीं तो आपके जो भाई कीड़ा पड़ेगा। अगर आप इतना सिंपल और बहुत ही सरल क्वेश्चन अगर नहीं बता पाते हैं तो बड़ी जो है अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए आप इसका प्रश्न का आंसर ज़रूर बताइएगा। और तब तक आइए बता देते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। आप ज़रूर लिखिएगा, आप भी अपने तरीके से लिखिएगा कि किस अधिनियम के द्वारा फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ, यह बताने हैं। तो 1919 से, 1909 से, 1935 से, 1947 से। देखिए यूपीपीसीएस मेंस में आया हुआ है।
इसका आंसर आप ज़रूर लिखेंगे, ज़रूर लिखेंगे, ज़रूर लिखेंगे। नहीं तो भाई यह जो है गंदे बच्चों की आदत है, और गंदे बच्चे नहीं बनना है, अच्छे बच्चे बनना है, और आप अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और फिर जो है आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सारे प्रश्नों को सॉल्व करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं कल अगले वीडियो में। जय हिंद,